हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट्स आप लोगों को हम दे चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में थोड़ा सा असुविधा होगा अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखते हैं तो। और अगर आप लोग नए हैं या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक करते रहिएगा। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जो हम पढ़े थे सेकंड पार्ट में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में उसका परिभाषा के सहित उदाहरण के थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का कोशिश किए हैं। अब हम अगर उस हिसाब से 5वां नंबर में जाते हैं तो मेरा आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये आता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का निर्गत होता है, ऊर्जा निकलता है। मतलब कारकों के द्वारा जब अभिक्रिया होता है तो उत्पाद जब बनता है तो उत्पाद के साथ कुछ ऊर्जा या ऊष्मा निकलता है। तो ऊर्जा या ऊष्मा का निकलना या उत्पादों के साथ ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पन्न होना, ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जब अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा निर्गत होगा या उत्पन्न होगा उत्पाद के साथ, तो वो हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार लिखेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्गत होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इस प्रकार अगर उदाहरणों के साथ समझाते हैं कि मान लेते हैं प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस में हम रखते हैं मीथेन को। मान लीजिए मीथेन है, इसका दहन होगा। मीथेन का प्राकृतिक गैस जो होगा ये क्या है? एक प्रकार का गैस है। इसका क्या होगा? दहन होगा। इसकी उपस्थिति में कुछ भी दहन होता है तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। तो इससे क्या बन जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और साथ ही इससे जल भी बनता है। साथ ही ऊर्जा के रूप में ऊर्जा भी प्राप्त होता है। तो इससे क्या हुआ कि मीथेन मतलब प्राकृतिक कोई गैस जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ, मतलब जला, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जल, उसके साथ उत्पाद के रूप में ऊर्जा भी निर्गत हुआ, ऊर्जा भी बना, ऊर्जा भी निकला। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी का और एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, सांस लिए, तो इससे सांस लिए ऑक्सीजन और निकाला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन में आता है श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है? हम श्वसन क्रिया के दौरान क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन जो लेते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसके साथ ऊष्मा यानी ताप यानी हीट मतलब ऊर्जा निकलता है या ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊष्मा निकलता है। तो प्राकृतिक गैस जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर जाकर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज जो है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला जो हम लोग लिए। अब O6H2O मतलब जल के साथ मिल गया। तो ये जो रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन है? ये श्वसन है, जो हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान जो लेते हैं सांस, उसका रिएक्शन है। तो इससे क्या बन जाता है? 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होता है और 12 अणु जल का निर्माण होता है और ऊर्जा निर्गत होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है हमारे शरीर को। किसके स्वरूप? ATP के फलस्वरूप। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक प्रकार का ऊर्जा है, इससे हमारे शरीर का ऊर्जा मिलता है। तो ये क्या हो गया? इससे ये जो C6H12O6 ग्लूकोज का जो दहन हुआ, ग्लूकोज जो विभाजन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस जो अभिक्रिया हुआ, श्वसन क्रिया का जो अभिक्रिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्या निर्माण हो गया? आपका ऊर्जा का भी निर्माण हुआ। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब शोषण होना, चूसना। क्या चूसना या शोषण होना? ऊष्मा मतलब ऊर्जा का शोषण होता है। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलता है और ऊष्माशोषी में ऊर्जा मतलब शोषण होता है, ऊर्जा का शोषण होता है।
तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार डेफिनेशन में लिखेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे उदाहरण अगर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर इससे क्या हीट दिए ताप दिए तो शोषण हुआ, तो फलस्वरूप क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये हम आप लोगों को जो विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो बताए थे उसमें ये हम बताए थे वियोजन अभिक्रिया में, इसका उदाहरण वही है, यही उदाहरण दिए थे। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊर्जा का शोषण होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्लियर हो गया, तो अब आ रहे हैं उपचयन अभिक्रिया। ये आप लोगों का किताब में और एक अभिक्रिया रिएक्शन दिया गया है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, जो अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है, ऐसा अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीजन योग हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इस प्रकार के अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का अगर हम उदाहरण में जाएंगे तो उपचयन अभिक्रिया का हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये है कॉपर और इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब मिला तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे और यहाँ 2 बन गया तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार का रिएक्शन ये उपचयन अभिक्रिया है। तो ये इस उपचयन अभिक्रिया में हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जुड़ा तो वृद्धि हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, वृद्धि हो गया ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया के बाद अगर आएंगे अपचयन अभिक्रिया, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन घट जाएगा। अगर अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड मिला, CuO कॉपर ऑक्साइड, इससे हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है। तो क्या बना, कॉपर बना और जल का निर्माण हो गया, Cu रह गया, H2 के साथ ऑक्सीजन मिल गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। किससे ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन, और इसमें रिडक्शन, ऑक्सीजन घट रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। फिर ध्यान से देखिए, ये उपचयन जो हुआ इससे तो ऑक्सीजन घटा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, किससे, कॉपर से, लेकिन हाइड्रोजन का तो वृद्धि हो गया, हाइड्रोजन से तो जुड़ गया। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन बोले हाइड्रोजन के हिसाब से ऑक्सीजन का यहाँ वृद्धि होता है और कॉपर के हिसाब से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो उपचयन और अपचयन इस प्रकार के अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अभिकारक जो है, 2 अभिकारक यहाँ है, कॉपर और हाइड्रोजन। किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और किसी अभिक्रिया में, किसी अभिकारकों में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में दोनों घटना घट रहा है, इसे उपचयन भी कहेंगे, अपचयन भी कहेंगे, अभिकारकों के हिसाब से। तो इस प्रकार जब एक ही रिएक्शन में उपचयन अपचयन दोनों होगा तब इसे कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया वही है जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया एक ही साथ होगा, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, उपचयन अपचयन के बाद रेडॉक्स भी अभिक्रिया हम लोग अगर समझ लिए हैं। अब आते हैं आप लोगों का किताब में जो दिया है, हमारे दैनिक जीवन में इस उपचयन का क्या प्रभाव है। हमारे जो दैनिक जीवन है, हम लोग जो दिनचर्या कर रहे हैं, इस दैनिक जीवन में इस उपचयन का क्या प्रभाव है। हम लोग देखते हैं लोहे के ऊपर अम्लों के प्रभाव से, एसिड के प्रभाव से या आर्द्र जलवाष्प, आर्द्र वायु, आर्द्रता के कारण क्या पड़ जाता है, लोहे के ऊपर एक परत पड़ जाता है। वो क्या हुआ, वो जंग हम लोग बोलते हैं, जंग। वो एक्चुअली संक्षरण है, उसे संक्षरण कहा जाता है। तो संक्षरण का जब पॉइंट है तो ये लोहे में जंग लगना, ये आप लोग देखिएगा जो चांदी है, चांदी के ऊपर काली काली परत पड़ जाता है, तो वह संक्षरण है। तो ये संक्षरण जो है, ये संक्षरण
आम्ल या आर्द्र वायु के उपस्थिति में होता है ये संचरण। तो ये हो गया हमारे दैनिक जीवन में एक उपचयन का। इसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन के प्रभाव से, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस प्रकार की क्रिया होता है, जिससे चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है या लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है। इसके अलावा और एक पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदा, जो हम लोग मतलब बहुत ही हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, इतना गंध। तो इस प्रकार का गंध क्यों होता है, कुछ तैलीय खाद्य पदार्थ जिसमें वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है, उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप वो खाद्य पदार्थ जो है एकदम पूरी तरह से सड़ जाता है, इसलिए बहुत ही दुर्गंध आता है, जिसे पॉइंट में दिया गया है विकृत गंधिता। तैलीय पदार्थ है उसको एक ऐसे जगह में रखना है कि जहाँ वायु का या हवा या बतास ऑक्सीजन जो है उसका प्रभाव ना पड़े। तो विकृत गंधिता उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण तैलीय या खाद्य पदार्थ जब बहुत ही दुर्गंध में परिवर्तित हो जाता है तो वह विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता और संचरण ये हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का एक प्रभाव है। हम लोग देखते हैं जो आप लोग आता है क्वेश्चन में कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के बदले कौन सा गैस दिया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। यह हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर अंदर रहता है तो उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ वो चिप्स जो है वो रिएक्शन कर जाएगा और जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन गैस डाला जाता है उस चिप्स के पैकेट में। तो यही कुछ पॉइंट बाकी था हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो ये थर्ड पार्ट के साथ इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को यहीं ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।